देखो इस लेक्चर में हम बात करने वाले कोरे-फुक्स रिएक्शन के बारे में। कोरे-फुक्स रिएक्शन क्या है, क्या इसका रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या है, क्या कंडीशन है और रिएक्शन किस प्रकार से होगी, सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करके भी देखेंगे। जैसे आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये है, ये क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चन को सोल्व करके भी देखेंगे। देखो आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन आते हैं, तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, तो इसका मतलब फिर आपको कोरे-फुक्स रिएक्शन आती, फिर इस वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। फिर आप इसको स्किप कर सकते हो और कुछ और यहाँ पर भी आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो भाई जरूर आप इसको देख लेना, आपके एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख रहे हो, ये कोरे-फुक्स रिएक्शन का गेट 2022 का क्वेश्चन है ना, गेट 2022 का क्वेश्चन है। कोरे-फुक्स रिएक्शन देखो CSR नेट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या है, कोरे-फुक्स रिएक्शन से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और कभी कभी मिक्स क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो मिक्स क्वेश्चन से मतलब है, जैसे यही क्वेश्चन है तो कोरे-फुक्स रिएक्शन प्लस मास स्पेक्ट्रोमेट्री दोनों को कनेक्ट करके बनाया गया है। तो कोरे-फुक्स रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, या फिर कोई मिक्स्ड जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें 3-4 तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट को काम में लिया गया है, उनमें से एक कॉन्सेप्ट कोरे-फुक्स रिएक्शन का हो गया, बाकी अदर हो गया। तो इस तरह से भी कोरे-फुक्स रिएक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली कोरे-फुक्स रिएक्शन में क्या करते हैं, यहाँ पर अपन कोई भी एक एल्डिहाइड लेते हैं। कोरे-फुक्स रिएक्शन में क्या करते हैं, कोई भी एक एल्डिहाइड हमने लिया, जैसे RCH डबल बॉन्ड हो, इस एल्डिहाइड को सीधा अपन को एल्काइन के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट करना होता है। इसको किस में, एल्काइन में कन्वर्ट करना होता है। अब अगर मुझे एल्डिहाइड को एल्काइन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए रिएक्शन कंडीशन क्या हो सकती है, वो अपन को यहाँ पर देखना है। तो इसके लिए यहाँ पर पहले कंडीशंस होगी, आपको यहाँ पर मिलेगा PPF3 और साथ में यहाँ पर CBr4 आपको मिलने वाला है, ठीक है। और या फिर समटाइम आपको इसके साथ जिंक भी मिल सकता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो यहाँ पर बेसिकली PPS3 और CBr आपको मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ पर मिलेगा कोई स्ट्रॉन्ग बेस, क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्म में जैसे यहाँ पर जनरली आपको ब्यूटिल लिथियम देखने को मिलेगा, समटाइम्स आपको LDA वगैरह भी देखने को मिल सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर मिल जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपको कोई CH3I मिल सकता है। अगर मान लो CH3I लिया तो आपको इससे CH3+ मिल जाएगा। आपने जैसे सपोज करो वाटर यहाँ पर ले लिया, वाटर, तो वाटर से आपको H+ मिल जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में। तो कुल मिलाकर ऐसा आपको करना है। अब देखो सबसे पहले बात तो कोरे-फुक्स रिएक्शन में डायरेक्ट एल्डिहाइड से आपको एल्काइन बनाना है, तो इसके मैकेनिज्म में आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले बता देता हूं कि रिएक्टेंट से अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे बनाओगे। देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, आपको मैं सीधा सीधा तरीका बता देता हूं। देखो यहाँ पर ये जो है, ये पार्ट सेम रहने वाला है। कुल मिलाकर ये जो RC है वो ये वाला है, क्लियर है। अब ये जो नेक्स्ट कार्बन है, ये नेक्स्ट कार्बन ये वाला होता है, ये नेक्स्ट कार्बन ये यहां से आता है भाई, क्लियर है। और यहाँ पर जो भी आप इलेक्ट्रोफाइल लेते हो वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, जैसे आपने CH3I ले लिया तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रोफाइल की जगह CH3 जोड़ देना, मेथिल जोड़ देना। आपने जैसे यहाँ पर H2 ले लिया तो इलेक्ट्रोफाइल की जगह आप यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देना। इस तरह से आप यहाँ पर रिएक्शन में डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब ये तो केस हो गया, इसको मैंने समराइज करके पूरा आपको बता दिया कि रिएक्शन में फाइनली क्या होता है। डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। सीधी सीधी बात है, यहां से RC उठाओ, RC ट्रिपल बॉन्ड C, E आप कर दो, इलेक्ट्रोफाइल यहां से देख लो, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन, इस कंडीशन में यहाँ पर सबसे पहले फोस्फोनियम इलाइड बनता है। फोस्फोनियम इलाइड यहाँ पर ये बनता है जैसे PH3P डबल बॉन्ड CBr2। कैसे बनता है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। अब इसके बाद क्या होता है कि यहां से तो गया ये ऑक्सीजन और यहां से गया ये विटिक रिएक्शन। आपने नाम सुना होगा, नाम क्या सुना होगा, अच्छी तरह पढ़ी भी होगी विटिक रिएक्शन। तो विटिक रिएक्शन में अपन क्या करते हैं, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड उसका ऑक्सीजन हटाओ, फोस्फोनियम इलाइड का ये हटाओ और बाकी बचे हुए ग्रुप के बीच बॉन्ड बना दो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में एक्चुअली यही होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जैसे यहाँ पर R, यहाँ पर अपने लिया जैसे RCH
डबल बॉन्ड यहाँ पर ये CBr2, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ जैसे ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या है Br2 है, तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया ये Br, ये Br, और यहाँ पर क्या है, इस पर ये R है, और साथ में क्या है, हाइड्रोजन है। ये फर्स्ट स्टेप से होता है, ये किससे, वाया फर्स्ट स्टेप, वाया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको सीधा ये मिल जाता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में छोटा मोटा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि भाई फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन जब इससे हुई तो ये डायरेक्ट कैसे बन गया, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको मैं अलग से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, मैं अलग से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या है भाई, CBr4 है, तो यहाँ पर इस CBr4 को मैंने ऐसे लिख दिया, ये Br, यहाँ पर ये Br, यहाँ पर ये Br, ठीक है, यहाँ पर ये Br, ये मैंने लिख दिया। देखो अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल कम से कम समय में पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर आपको पता है PPS3 है, इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं, तो PPS3 के बाद यहाँ पर ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है, यहाँ से अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहां से ये एक Br तो इसके साथ आ जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर ये C, यहाँ पर देखो ये बॉन्ड टूटते यहाँ पर माइनस आएगा, एक Br निकल जाएगा, 1 2 3, 3 Br यहाँ पर बचेगा, ये 3 Br यहाँ पर अब बच जाएगा। अब देखो ये एक अच्छे लिविंग ग्रुप की तरफ वर्क करता है, तो यहाँ से एक Br बाहर निकल गया, तो ऐसे केस में यहाँ पर ये CBr और यहाँ पर CBr ये बनती है, और ये बेसिकली सिंगलेट कार्बन यहाँ पर बनते हैं ना। सिंगलेट कौन सी कार्बन बनती है भाई, सिंगलेट कार्बन बनती है। और आपको अच्छी तरह से पता होगा कि सिंगलेट कार्बन हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, है ना। तो यहाँ पर यही बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर p ऑर्बिटल अवेलेबल है। आई थिंक क्लियर हो गया। अब देखो ये जो सिंगलेट कार्बन यहाँ पर बनी है, अब ये सिंगलेट कार्बन क्या करते हैं, देखो ध्यान देना, समझना। आपने यहाँ पर देखो ट्राइफेनिल फोस्फिन तो यूज में ले रखा है ना यहाँ पर, तो आप यहाँ पर कर सकते हो जैसे ये PH3P है ना, और इसके लॉन पेयर, और यहाँ पर सिंगलेट कार्बन CBr2, और ये आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है जबकि इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ऐसे केस में अपने लॉन पेयर यहाँ पर देकर ये बॉन्ड बना सकता है, ये PH3P+ और यहाँ पर ये CBr2-। अब आपको ये भी पता है ये D-P बॉन्डिंग करके इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेगा, PH3P डबल बॉन्ड CBr2। सीधी सीधी बात है, ये आपकी फॉस्फोनिमिलाइड बन गए। अब ये जो फॉस्फोनिमिलाइड बनी है वो समझ में आ गया होगा कैसे, सिंपल स्टेप है। सबसे पहले कार्बन बनती है, कार्बन की रिएक्शन इससे हुई और ये फॉस्फोनिमिलाइड बन जाती है। ये फॉस्फोनिमिलाइड बन गए तो आगे फिर जस्ट विटिक रिएक्शन होती है, यहाँ पर विटिक रिएक्शन, इसको हटाओ और बीच में बॉन्ड बना दो। आई थिंक पहला स्टेप क्लियर हो गया होगा, अब फर्स्ट स्टेप में बना, उसके बाद देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस आपने लिया BuLi। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, यहां से इस हाइड्रोजन को हटा देगा। देखो वीक, अगर यहां पर मैं वीक बेस ले लू, यहां पर लिख देता हूं वीक बेस, अगर मैं यहां पर कोई वीक बेस ले लू तो भाई कोई रिएक्शन नहीं होगी भाई, नो रिएक्शन। ध्यान देना इस चीज का, फिर कोई रिएक्शन नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग बेस आपको लेना है तो यहां से ये होता है, यहाँ नेगेटिव आएगा यहाँ से, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे केस में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा भाई, RC ट्रिपल बॉन्ड CBr। ये क्लियर है, ठीक है। अब क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर लिया है तो इसके बहुत सारे मॉलिक्यूलों का थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में इसको लेना होगा। तो ऐसे केस में क्या, जब आप यहाँ पर ये लोगे ब्यूटिल लिथियम, तो यहाँ पर एक्चुअली हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज कैसे भाई, यहाँ पर देखो ध्यान देना, इस पर माइनस इस पर प्लस है ना, तो ये यहाँ से यहाँ पर और ये यहाँ से यहाँ पर। क्लियर है? तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस आते ही लिथियम प्लस यहाँ चला जाएगा ये। क्लियर है? अब यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, देखो ये Bu प्लस Bu माइनस, इससे क्या जुड़ जाएगा Br, तो यहाँ पर ये Br बाहर निकल गया। देखो ये है हेलोजन एक्सचेंज। अच्छा, आपके दिमाग में यहाँ पर आ रहा होगा कि यहाँ पर ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हुई क्यों, इसके लिए एक्चुअली यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या है ये आपके समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखो समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसके बारे में यहाँ पर देखूं तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर C माइनस है, क्लियर है, ये हो गया, इस पे नेगेटिव आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर ये होगा, ये CH2 माइनस है ना। आपको पता है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp है, और अगर मैं दोनों कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखो तो इसकी ज्यादा होगी।
क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, भाई sp का इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू sp3, तो कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबलाइज कहां पर होगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा हो, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा होगी। और जब इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा होगी तो सीधी सीधी बात है भाई ये बनना चाहेगा, इसलिए इसकी रिएक्शन जब इससे होती है तो तुरंत ये नेगेटिव चार्ज यहां ट्रांसफर हो जाता है ना। तो इसी को अपन मेटल हेलोजन एक्सचेंज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो इसका जो मेटल है ना वो इसके साथ चला गया और इसका जो हेलोजन है वो इसके साथ चला गया, आप देख सकते हो। अब देखो ये आपके पास बन गया, अब आगे तो कुछ बचा ही नहीं है। देखो यहां पर अब आपने थर्ड स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल काम में ले रखा। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में आपने जो भी लिया यहां पर, है ना, वो यहां पर जुड़ जाएगा इस कार्बन से। तो यहां पर क्या बन गया? RC ट्रिपल बॉन्ड C इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे मान लो कि यहां पर आप CH3I लेते तो इसकी जगह CH3 आ जाता, यहां पर H2 लेते तो इसकी जगह H आ जाता, मतलब ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। देखो सीधा सीधा तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया यहां पर कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का सीधा सीधा मैंने तरीका बता दिया कि यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड C कहां से आएगा? यहां पर, और इलेक्ट्रोफाइल यहां से आएगा। सीधी सीधी बात है कि ऐसे कर दो। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में देखो इससे जो फोस्फोनिमिलाइड बनता है उसको और इसको मिलाकर ये बना दो आप, है ना। फिर आगे जब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराते हैं तो उसी से यहां तक रिएक्शन आ गई। फिर थर्ड स्टेप में जो भी इलेक्ट्रोफाइल लोगे वो यहां पर आ जाएगा। ध्यान देना यहां पर अगर कोई वीक बेस हम काम में लेंगे तो आगे रिएक्शन नहीं होगी। अब इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। देखो अब वीडियो को पॉज करके आप खुद इस क्वेश्चन को सोल्व करके देख सकते हैं। देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है इसमें दो कॉन्सेप्ट काम में लिए जा रहे हैं। देखो दो कॉन्सेप्ट कौन से काम में लिए जा रहे हैं? एक तो यहां पर कोरे-फुक्स रिएक्शन काम में ली जा रही है, दूसरा यहां पर कोरे-फुक्स रिएक्शन के साथ साथ यहां पर एक और कॉन्सेप्ट काम में लिया जा रहा है। यहां पर मास स्पेक्ट्रा आपसे पूछा है। एक्चुअली यहां पर देखो आप क्वेश्चन देखो ध्यान से, द मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन इज क्यू। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्यू है ना। द मास स्पेक्ट्रा ऑफ क्यू इज शोन। अब देखो ध्यान देना, अगर आपको क्यू ही पता नहीं चले, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्यू क्या होगा वही पता नहीं हो, तो मास स्पेक्ट्रा कैसे बनाओगे? अब आपने गलती से क्यू बना भी दिया, अगर मास नहीं आती है तब भी आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, क्योंकि दो क्वेश्चन यहां पर लिंक कर रखे हैं। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर देखो भाई ये तो वीक बेस है, वीक बेस है ना। और इसकी अगर बात करें तो यहां पर क्या बन जाएगा? फोस्फोनिमिलाइड। ये अभी फोस्फोनिमिलाइड से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? यहां से इसको हटाओ, यहां से इसको हटाओ और इसके बीच डबल बॉन्ड बना दो, तो आपका जो क्यू प्रोडक्ट होगा एक्चुअली वो ये बनने वाला है। यहाँ पर ये H, यहाँ पर ये CH3 है ना, CH3 या मेथिल आप कैसे भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और इससे आप इसको जोड़ दो CBr2 को, मतलब ये Br और ये Br, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट क्यों होगा। देखो इसके आगे रिएक्शन इससे नहीं होगी क्योंकि वीक बेस है, वीक बेस है तो आगे इसको एल्काइन में कन्वर्ट करने की भूल बिल्कुल भी मत करना, एल्काइन में कन्वर्ट नहीं होगा। मैंने आपको सीधा यही पर बताया था कि अगर ये जो बनेगा और आगे या वीक बेस है तो आगे रिएक्शन आपको नहीं करवानी है, तो कुल मिलाकर इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट यही होगा। अब ये क्यों आपने बना लिया, लेकिन अगर मान लो थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर आपको मास स्पेक्ट्रा नहीं आता तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो सोल्व आगे? इसको आप कभी भी सोल्व नहीं कर सकते, इस बात की गारंटी मेरी, है ना। मिक्स्ड क्वेश्चन है। अब देखो मास स्पेक्ट्रा में आपको क्या करना है, एक बात समझना, यहां पर जो दो Br है ये, उनमें Br79 भी हो सकता है, Br81 भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान देना समझना, अगर यहां पर ये दोनों Br79 हो, मतलब केस अगर ऐसा हो इस तरह से कि ये Br भी Br79 हो, ये भी Br79 हो, तो उसको अपन M से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अगर दोनों ही Br79 हो तो इस कंपाउंड का जो भी मोलर मास होगा वो M हो गया। लेकिन सपोज करो दोनों में से एक Br यहाँ पर Br79 जबकि दूसरा Br81 है, तो फिर मास नंबर 2 बढ़ जाएगा, तो फिर इसको हम M+2 से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। क्लियर है? और मान लो कि दोनों ही Br81 है, मतलब इस तरह का केस है Br81, तो यहाँ पर फिर +2 यहाँ बढ़ेगा, +2 यहाँ पर बढ़ेगा, तो इसको M+4 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो M+2 M+4 है वो आपके समझ में आ गया होगा क्या है। यहाँ पर M+2 ही दे रखा है, तो डी ऑप्शन तो ऐसे भी कट जाएगा।
क्लियर है। अब देखो ध्यान देना, यहां पर अब बात है कि इंटेंसिटी कौन सी सही है। तो देखो यहां पर देखो डाइब्रोमो कंपाउंड है, डाइब्रोमो कंपाउंड के लिए जो इंटेंसिटी रेशियो अपन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, है ना। तो देखो डाई हेलो कंपाउंड के लिए इंटेंसिटी रेशियो कैसे निकालते हैं भाई, तो ऐसे निकालते हैं। यहाँ पर देखो A प्लस बी का स्क्वायर, डाइब्रोमो हो तो 2 आएगा, ट्राई हो तो 3 आएगा, मोनो हो तो 1 आएगा। इसको खोल कर देखेंगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि A और B क्या है। देखो आपको पता है कि Br 79 है और Br 81 है ना। ये सब मास स्पेक्ट्रा का, अगर आपको मास स्पेक्ट्रा नहीं आता है तो फिर आपको मास स्पेक्ट्रा का कंटेंट मतलब मास स्पेक्ट्रा को जरूर देख लेना है, सीख लेना है, तभी इसको कर सकते हो। हालांकि मैं समझा रहा हूँ, समझ में आपके आ रहा होगा। देखो इनके अगर नेचुरल अबंडेंस देखें तो नेचुरल अबंडेंस Br 79 Br 81 दोनों की नेचुरल अबंडेंस 50-50% है। रेशियो देखेंगे तो 1:1 होगा। ये जो रेशियो है इसी को अपन A और B से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुल मिलाकर A इक्वल 1 है, B इक्वल भी 1 होगा। कहां से आया, नेचुरल अबंडेंस से। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर A की जगह 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर है ना। यहाँ पर 2 इंटू A B की जगह 1 लिखोगे, यहाँ पर B का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, खोलोगे तो 1:2:1 आएगा। तो यही यहाँ पर ये रेशियो क्या है, 1:2:1। इसी को हमने रिप्रेजेंट किया है m+2 है ना, m+2 और m+4। ये इन पीक का जो रेशियो होगा 1:2:1 होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, देखो 1:2:1 इसमें आ रहा है, मतलब ये सही है, इसमें नहीं आ रहा गलत हो गया, इसमें नहीं आ रहा गलत हो गया, मतलब सी और डी ऑप्शन पे गया, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब देखो इसमें 2 रिएक्शन को इंक्लूड किया है। 2 रिएक्शन कौन सी इंक्लूड हुई है, यहाँ पर आपको पता चल ही गया होगा 2 रिएक्शन कौन सी इंक्लूड हुई है। 2 क्या रिएक्शन तो एक ही इंक्लूड हुई है, और बाकी इसमें 2 कॉन्सेप्ट काम में आया है, कोरेपोक्स रिएक्शन और प्लस मास। अगर आपको कोरेपोक्स नहीं आती तब भी क्वेश्चन गया, अगर आपको मास नहीं आता है तब भी क्वेश्चन गया। दोनों चीजें आपको आएगी तभी ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद सोल्व कर लेना भाई, है ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पर क्या होगा, देखो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो सीधी सीधी बात है, आपको केवल ये दे रखा है, आगे स्ट्रॉन्ग बेस वगैरह नहीं दे रखा, तो इसे तो फोस्फोनिमिलाइड बनी जाएगी ना, ये बनी जाएगी। अब ये बन जाएगी तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसको हटाओ और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दो। तो किसमें मत देखो, इस स्टीरियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, क्योंकि केवल यही रिएक्शन होगी, आगे स्ट्रॉन्ग बेस है ही नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो सीधी सीधी बात है, एल्काइन तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एल्काइन दे रखा है, गया काम से, है ना। यहाँ पर भी एल्काइन दे रखा है, गया काम से, है ना। अब यहाँ पर देखो ये स्टीरियो चेंज होगी क्या, नहीं होगी, तो ये स्टीरियो चेंज नहीं होगी, गया काम से। यहाँ पर सेम स्टीरियो दे रखी है, और आपको पता है यहाँ पर देखो कार्बन फिर डबल बॉन्ड CBr2, तो कार्बन डबल बॉन्ड CBr2, बाकी सब कुछ सेम है, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देखो कितना सिंपल सा केस है ना, क्वेश्चन देखा और देखते तुरंत बता दिया कि उसका आंसर क्या होगा, है ना। इस तरह से आपको देखना है ताकि समय आपका बचे, कम से कम समय में आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाओ। आगे यहाँ पर चलते हैं, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे अपन चलने का प्रयास करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले खुद सोल्व करके देखो भाई क्वेश्चन को, है ना। अब यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट आपको देखना है, तो देखो यहाँ पर पूरी कोरेपुक्स रिएक्शन है ना। सबसे पहले तो वही यहाँ पर क्या हो गया, देखो सबसे पहले तो फोस्फोनिमिलाइड बन जाएगी, फोस्फोनिमिलाइड है PH3P डबल बॉन्ड CBr2, ठीक है। अब फोस्फोनिमिलाइड बन गई तो यहां से ऑक्सीजन और यहां से जाएगा और सीधी एल्किन बनेगी। लेकिन आगे स्ट्रॉन्ग बेस भी दे रखा है ये, और फिर इलेक्ट्रोफाइल भी दे रखा है ये, तो इलेक्ट्रोफाइल मेथिल आयोडाइड की फॉर्म में यहाँ पर है, मतलब इससे मिलेगा CH3+। तो ऐसे केस में तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्काइन ही बनेगा। अब एल्काइन बनेगा तो इस ग्रुप पर तो कोई असर होगा ही नहीं, इसको तो अपन R मान लेते R। तो कुल मिलाकर प्रोडक्ट क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C, और या इलेक्ट्रोफाइल की जगह आ जाएगा CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है। तो ये R ये रहा, और R और ये CH, तो RC यहां से आएगा, ये RC, और ये जो C है वो यहां चला जाएगा, और ये जो CH3 है वो इलेक्ट्रोफाइल की जगह आ गया। ये प्रोडक्ट है, बताया था मैंने आपको,
क्लियर है? तो सीधी सीधी बात है, ये पूरा का पूरा आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। मतलब आपको इसको मैच करके देखना है तो कुल मिलाकर ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, गया काम से। यहाँ पर CH आ रहा है, जबकि यहाँ तो CH3 है, ये भी गया काम से, है ना। यहाँ पर ये तो ऐसे ही नहीं बनेगा, गया काम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ग्रुप अपना R हो गया, आगे बिल्कुल सेम आ रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। तो कोरे-फुक्स रिएक्शन अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया है, बाकी सारी के सारी प्रैक्टिस के पार्ट है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, उतने ज्यादा आप अच्छे से अप्रोच कर पाओगे। क्वेश्चन आप कितने भी सोल्व कर लो, आपको पता चल गया होगा कि कोरे-फुक्स रिएक्शन आखिरकार क्या है। आई थिंक अब किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से सबके समझ में आ गया होगा।